हाय गाइस, आज के लेक्चर नंबर 6 में हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में ऑपरेटर क्या होते हैं और इनका यूज़ कैसे होता है सी लैंग्वेज में, और इनके टाइप कौन कौन से हैं इनके बारे में हम कम्प्लीटली डिटेल में देखेंगे। सो गाइस, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेटर होते क्या है। बेसिकली ऑपरेटर जो है वो किसी भी दो ऑपरेंड्स को जो है वो आपस में जोड़कर जो है वो एक ऑपरेंड्स बना देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास है 2+3, सही है। देन यहाँ पर जो प्लस साइन है ये एक ऑपरेटर है जो क्या कर रहा है, 2 और 3 ऑपरेंड्स, ये 2 और 3 नंबर्स को जमा करके एक नंबर बना रहा है। ऑपरेटर बेसिकली यहाँ पर इसी तरह के काम करते हैं। जो हमारे पास एक मैथमेटिकल सिंबल्स होती हैं जो हमारे सी के कंपाइलर को बताती हैं कि हमें कोई एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, सही है। अब हमारे पास ऑपरेटर जो है बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम सी लैंग्वेज में वही ऑपरेटर डिस्कस करेंगे जो हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। अब आपने जो है कुछ बेसिक ऑपरेटर आपने पढ़े भी होंगे मैथमेटिक्स में, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो ये ऑपरेटर आपने मैथमेटिक्स में पढ़े भी होंगे, सही है। सो गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट चीज हम देखेंगे ऑपरेटर्स के टाइप, कि ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं। ऑपरेटर हमारे पास जो है बहुत तरह के टाइप के होते हैं, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, हमारे पास रिलेशनल्स ऑपरेटर हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर हो गए, बिट वाइज ऑपरेटर हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए, हमारे पास मिसलेनियस ऑपरेटर्स हो गए। सो गाइस, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इनको एक एक करके देखेंगे कि ये क्या होते हैं और इनका हम सी लैंग्वेज में यूज कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑपरेटर का टाइप है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे हमारे पास प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। डिवीजन हो गया, जैसे यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 10 है और b की वैल्यू 5 है, तो a+5 किया तो हमारे पास 15 वैल्यू आ गई। हम इसको कोडिंग के थ्रू भी समझेंगे, लेकिन ये बहुत ही बेसिक ऑपरेटर हैं जो आपको ऑलरेडी आते होंगे। इसी तरह ये माइनस का है, मल्टीप्लिकेशन का है, और ये डिवीजन का है। ये हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर है जो हमारे पास क्या बताता है कि हमारे पास जो रिमाइंडर वैल्यू जो बचती है वो हमें बताता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 10 जो है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास रिमाइंडर वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी ऑब्वियसली। तो इसी तरह हमारे पास जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे किसी भी वैल्यू में इंक्रीमेंट करते हैं। लाइक मिसाल के तौर पर हमारे पास a की वैल्यू 10 थी, तो हमने क्या कौन सा ऑपरेटर a के साथ इस्तेमाल किया, इंक्रीमेंट का ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, जो क्या कर रहा है कि हमारी 10 की वैल्यू को क्या कर रहा है, इसमें इंक्रीमेंट करके जो है हमारे पास 11 बना रहा है इसे। इसी तरह हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है जो हमारे पास क्या करता है कि अगर a की वैल्यू जैसे 10 थी तो हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है, तो ये क्या कर रहा है कि हमारे पास 10 की वैल्यू को डिक्रीज करके जो है वो 9 कर रहा है। मीन्स दैट कि हमारे पास एक नंबर जो है वो 10 की वैल्यू में से माइनस कर रहा है। तो हमारे पास ये बेसिक ऑपरेटर हैं अर्थमेटिक के, ये होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। हम इसको जो है प्रैक्टिकली कोड में भी देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जो है ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना कर रखा है जिसमें मैं तमाम ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें सम भी है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, सही है। तो देन हम इसको जो है अब हम इसको जो है रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो देन यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आया देखे, जैसे सम a+b का जो है सम 15 आया, a-b 5 आया, a मल्टीप्लिकेशन b 50 आया, देन a डिवाइडेड बाय b 2 आया, सही है। और मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है वो 0 बचा है। देन हमारे पास इंक्रीमेंट वैल्यू जो होगी वो 11 होगी। तो यहाँ पर देखें कि a की वैल्यू जो थी वो 10 थी, जब मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया a के साथ तो हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी, 11 हो गई, ठीक है। देन यहाँ पर देखें मैंने a की वैल्यू के साथ डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 10 है, लेकिन यहाँ पर 10 की 10 क्यों शो करवा रहा है। सो गाइस, यहाँ पर जो इशू जो है वो ये है कि मैंने डिक्रीमेंट से पहले जो है a की वैल्यू क्या करवाई थी, इंक्रीमेंट करवाई थी। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जैसे a की वैल्यू 10 थी तो यहाँ पर मैंने a की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा दिया और यहाँ पर इस वेरिएबल में 10 की जगह जो है वो 11 रिप्लेस हो गया।
जब यहाँ पर 11 रिप्लेस हो गया तो जब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई तो उसमें क्या लिखा था, मैंने ए की वैल्यू को डिक्रीमेंट करवाया। तो यहाँ पर ए की वैल्यू में अब क्या था, 11 था, तो इसने इसको डिक्रीमेंट करके जो है वो 10 कर दिया। सो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। सो गाइस आपने बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, जो भी मैंने यहाँ पर किया है इसको आपने अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जो है इसको प्रैक्टिस करना है, देन अपना आउटपुट चेक करना है। सो गाइस यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम देखेंगे वो है रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं कि कंडीशन को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि आइदर कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो रिलेशन ऑपरेटर है वो इज इक्वल टू का रिलेशन ऑपरेटर है। अब इज इक्वल टू के रिलेशन ऑपरेटर में क्या है कि हम चेक करते हैं कि आइदर हमारी कंडीशन में जो ए है वो बी के बराबर है या नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आएगा वो फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की 5। 10 5 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास है नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि नॉट इक्वल टू, तो ऑब्वियसली ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की 5 है, तो आपस में ये बराबर नहीं हुए, तो आउटपुट आया ट्रू। इसी तरह हमारे पास है ग्रेटर देन की साइन। इसमें हम चेक करते हैं कि ए की वैल्यू क्या बी की वैल्यू से बड़ी है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आएगा वो है ट्रू। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की 5 है, तो 10 बी से बड़ा होता है, इसलिए जो है ये ट्रू हो जाएगा। इसी तरह लेस देन है, तो इसका आउटपुट आएगा हमारे पास फॉल्स। वो इसलिए क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की 5 है, तो 10 5 से जो है वो बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कंडीशन में क्या है, लेस देन शो कर रहा है, तो इस वजह से हमारा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसी तरह हमारे पास ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू का, कि क्या ए की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू से ग्रेटर देन है या फिर बराबर है बी के। इन दोनों में से, ग्रेटर देन या इक्वल टू में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हमारा फाइनल आउटपुट ट्रू ही आएगा। तो ऑब्वियसली ए जो है वो बी से बड़ा है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। भले ए बी के बराबर नहीं है तो इसका कोई इशू नहीं है। इसी तरह है हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू का ऑपरेटर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ना ही ए बी से लेस देन है और ना ही ए बी के बराबर है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सो हम इसको प्रोग्राम के थ्रू भी समझते हैं। सो मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम फर्स्ट वाला ऑपरेटर जो है उसको चेक करेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैंने जो है एक वेरिएबल लिया ए जिसमें वैल्यू क्या स्टोर है 10 है, एक बी वेरिएबल है जिसमें क्या है 5 है। तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई इफ़ की। अब यहाँ पर इफ़ जो है आप इसे जो है अभी के लिए भूल जाएं, आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि इफ एल्स क्या होता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि a इज इक्वल टू बी, कि अगर a b के बराबर हो जाए, मीन्स दैट कि हमारी कंडीशन अगर ट्रू हो जाए, ये कंडीशन है, अगर ये ट्रू हो जाए तो हमारे पास ये लाइन जो है एग्जीक्यूट हो जाए। अगर ये ट्रू ना हो, फॉल्स हो जाए, तो क्या हो, हमारे पास ये ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट ना हो, इसके बजाय जो है ये एल्स का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये आउटपुट आना चाहिए। होपफुली हमारे पास जो आउटपुट जो है वो सही आया कि इट इज़ अ फॉल्स कंडीशन, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई थी, फॉल्स हो गई थी। तो आपको ये मैंने समझाने के लिए एक एग्जांपल बताई, आप इस तरह की जो है वो दूसरी जितने भी ऑपरेटर हैं उनको यहाँ पर पुट करके जो है आप समझ सकते हैं एज अ प्रैक्टिस के लिए। नहीं तो हम जो आगे फर्दर जब कोडिंग करेंगे तो उसमें हम इसको समझेंगे। देन हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या है कि हमारे पास दोनों कंडीशन की वैल्यू जो क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। मीन्स दैट कि अगर ए है इसकी भी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए और बी की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अब ट्रू से मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। किसी भी ऑपरेंड की अगर वैल्यू जीरो होगी इनमें से तो क्या होगा, हमारा आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। मीन्स दैट कि दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट फॉल्स आएगा क्योंकि यहाँ पर एक ऑपरेंड की वैल्यू क्या है, जीरो है। इसी तरह देन हमारे पास आता है आर ऑपरेटर। लॉजिकल आर ऑपरेटर में क्या होता है, किसी एक ऑपरेंड की भी वैल्यू अगर जीरो हो गई तो भी हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। क्योंकि अगर इसमें से अगर ए की वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाती है और बी की वैल्यू ट्रू हो जाती है, तो देन हमारे पास फाइनल जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। ठीक है, देन हमारे पास आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या कहता है, जो भी लॉजिकल स्टेट होती है उसको क्या करता है, रिवर्स कर देता है। अब रिवर्स से मुराद ये है कि अगर ए एंड बी है तो क्या होगा, अगर इसका आउटपुट हमारे पास फॉल्स आता है तो देन इसको क्या करेगा, रिवर्स कर देगा।
फॉल्स की वैल्यू को जो है वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, ट्रू में। मीन्स दैट कि अगर हमारे पास कोई भी आउटपुट अगर ट्रू आता है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स आता है तो उसको ट्रू करता है। अब हम सारे ऑपरेटर्स को जो है अपने विजुअल स्टूडियो कोड में समझते हैं। सो गाइस यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में क्या है कि हमारे पास मैंने ए की वैल्यू जो है वो 10 ली है और बी की वैल्यू 0 ली है। तो फर्ज करें यहाँ पर मैं इनके दरमियान में एंड ऑपरेटर लगा देता हूँ, तो मेरे पास फाइनल आउटपुट क्या आएगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेरे पास जो फाइनल आउटपुट आना चाहिए वो फॉल्स ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एंड ऑपरेटर की वैल्यू क्या आई, 0 आई। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें से अगर किसी एक ऑपरेंड की भी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या आता है, फॉल्स ही आता है। 0 का मतलब क्या है, फॉल्स। इसी तरह अब हम अगर यहाँ पर मैं कोई और वैल्यू लिख दूं, जैसे मैंने 5 लिख दिया, तो अब अगर मैं आउटपुट चेक करूं तो मेरे पास ट्रू आएगा। तो ये देखें एंड ऑपरेटर का जो मेरे पास आउटपुट आया वो ट्रू आया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आर ऑपरेटर का यूज करूं, तो आर ऑपरेटर का अगर मैं यहाँ पर यूज करूंगा तो मेरे पास फाइनल आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू ही आना चाहिए। क्योंकि इनमें से किसी दोनों की वैल्यू जो है वो ट्रू है, ए की भी वैल्यू ट्रू है और बी की वैल्यू भी ट्रू है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बी की वैल्यू को 0 कर दूं, फॉल्स कर दूं, तो तब भी मेरे पास क्या आएगा, आउटपुट ट्रू ही आएगा। इसी तरह हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, हमारे पास ट्रू वैल्यू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स वैल्यू को ट्रू कर देता है। तो यहाँ पर अगर मैं नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करूं तो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, 0 का मतलब है फॉल्स है, तो इसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, मीन्स 1 कर देगा। तो यहाँ पर देखें मेरे पास फाइनल आउटपुट आया, नॉट ऑपरेटर जो है उसकी वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या थी, 0 थी, मीन्स फॉल्स था, तो इसने क्या किया, उसको ट्रू कर दिया। तो होपफुली आपको समझ आ गया हो। सो गाइस देन हमारे पास आता है बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है कि हमारे पास जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इनको हम बिट लेवल पर करते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर में हमारे पास एक एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, एक्सऑर है और कुछ और ऑपरेटर भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है सिर्फ एंड और एक्सऑर को ही डिस्कस करेंगे। बाकी फर्दर जो है हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि हमारे पास जैसे ये एक ए ऑपरेंड है और ये एक बी ऑपरेंड है, ठीक है। अब इनकी बिट वैल्यू क्या है, 0011, 0101, ठीक है। अब यहाँ पर एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि हमारे पास जो दोनों ऑपरेंड है इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 1 से मुराद है कि ट्रू होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ए ऑपरेंड की वैल्यू 0 है और बी की 0 है, तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा एंड ऑपरेटर का, 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एंड ऑपरेटर में दोनों ऑपरेंड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पर 0 है लेकिन जो बी ऑपरेंड है इसकी 1 है, तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 0 है, तो भी हमारा फाइनल आउटपुट 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ए ऑपरेंड की वैल्यू भी 1 है और यहाँ पर बी ऑपरेंड की वैल्यू भी 1 है, तो हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। देन हमारे पास आर ऑपरेटर आता है। आर ऑपरेटर में क्या होता है कि हमारे पास किसी एक ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, मीन्स 1 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए ऑपरेंड की भी वैल्यू 0 है और इसकी भी 0 है, तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ए की वैल्यू 0 है लेकिन यहाँ पर बी की 1 है। किसी एक ऑपरेंड की भी वैल्यू 1 हो जाती है तो फाइनल आउटपुट क्या आता है, हमारे पास 1 आता है, ट्रू आता है, ठीक है। यहाँ पर ए ऑपरेंड की वैल्यू 1 है और इसकी 0 है, कोई मसला नहीं क्योंकि ए की तो 1 है ना, इसलिए फाइनल आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास 1 ही आएगा। इसी तरह हमारे पास जो है ए ऑपरेंड की वैल्यू यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसी तरह हमारे पास आता है एक्सऑर ऑपरेटर। एक्सऑर ऑपरेटर में क्या होता है कि जो वैल्यू ए ऑपरेंड की है उसके अगेंस्ट जो बी ऑपरेंड है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 होना चाहिए, तब हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर 0 है और लेकिन यहाँ पर भी 0, दोनों सेम है, तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 0 है, इसके ऑपोजिट है, तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर सेम है, 1 है और यहाँ पर भी 1 बिट है, तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा, 0 बिट ही आएगा, मतलब कि फॉल्स आएगा। होपफुली आपको यहाँ ये समझ आ गया होगा। देन हमारे पास आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है हमने इज इक्वल टू, ये तो हमें पता है कि जैसे हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर हमारे पास इज इक्वल टू क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है।
इसी तरह हमारे पास जो है प्लस और असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, फर्ज करेंगे हमारे पास ये है, अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ सी प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर ए, ये इसका जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो इक्विवेलेंट होगा सी इज इक्वल टू सी प्लस ए के इक्विवेलेंट होगा। इसी तरह हमारे पास जो है सब्ट्रैक्शन देन असाइनमेंट ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेट ऑपरेटर है, देन हमारे पास डिवीजन फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसको मैं अगर सी मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर ए करूं तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो इक्विवेलेंट होगी सी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई ए, इसके बराबर होगी। हम इसको जो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं आपको वहां पर सही समझ आएगा। यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया इंट ए इज इक्वल टू 10 देन इंट बी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है प्रिंट एफ देन हमारे पास ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो आउटपुट आना चाहिए ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 5, तो आउटपुट क्या आना चाहिए ए प्लस बी करेंगे तो 15 आएगा। तो 15 किस में स्टोर हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा। हम इसको जो इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आया 15 आया। लेकिन अगर इसी को मैं जो है वो इस तरीके से करूँ, किस तरीके से, अगर इसको मैं जो है वो कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं जो है अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ तो भी हमारा आउटपुट 15 ही आएगा। ए प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर बी, तो भी हमारा आउटपुट क्या आएगा 15 ही आएगा। मीन्स ए की वैल्यू क्या है 10, इसको जमा कर दो बी की वैल्यू के साथ और इसको किस में स्टोर कर दो, ए में ही स्टोर कर दो। इसका मतलब ये है हमारे पास आउटपुट क्या आया 15 ही आया। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है इनको आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। सो अगर लास्ट में हमारे पास जो आते हैं वो मिसलेनियस ऑपरेटर आते हैं। अब मिसलेनियस ऑपरेटर में सबसे पहले साइज ऑफ है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो क्या करता है किसी भी वेरिएबल का साइज जो है वो रिटर्न करता है उसके आर्किटेक्चर के लिहाज से, कि आपकी मशीन का आर्किटेक्चर क्या है उस लिहाज से जो है वो साइज रिटर्न करता है। फर्ज करें कि मैंने इंट ए वेरिएबल डिक्लेयर कराया है, तो ए वेरिएबल का साइज जो है वो डिफरेंट मशीन पर डिफरेंट होगा, ठीक है। अब वो आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो है वो एंड ऑपरेटर आता है, जो क्या करता है हमारे पास किसी भी वेरिएबल का एड्रेस जो होता है वो रिटर्न करवाता है। देन हमारे पास पॉइंटर आता है। पॉइंटर जो है अब ये एक पूरा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं समझा सकता ये चीज़ें, ये दोनों जो है पूरे टॉपिक है। देन हम इसको आगे फर्दर जो है जब पॉइंटर पढ़ेंगे तब हम समझेंगे पॉइंटर क्या है और कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या है। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। होपफुली आपको जो है ये सब समझ आ गया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।